एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे और स्वस्थ हो गए। आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का पार्ट 2 बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ वेस्टर्न के व्यू है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, कुछ डेवलप कंट्रीज के अलग व्यू हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के अलग व्यू हैं, वो हम उनको जानेंगे। कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे ये डिसाइड होता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, तो उन पैरामीटर्स को जानेंगे। इसी तरीके से हम सब ने सुना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो कब आया, किसके द्वारा लाया गया, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, रैंकिंग क्या है हमारे इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और बाकी कंट्रीज की क्या है, वो इतना अच्छा कंट्रीज क्यों कर रही हैं, हम लोग इतना पीछे क्यों हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को आज हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है जो कि बुक में दे रखी है। स्टोरी में दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का जो है उसको परिवार पढ़ाता है, लिखाता है, उसको शहर भेजता है नौकरी के लिए। वहीं जो लड़की होती है उसको पढ़ाया नहीं जाता, रहे होंगे कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस। वैसे भी हमारे जो समाज में आजकल थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन या फिर कह लो कि ये जो आपस में जो भेदभाव है ये थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो लड़कियों को है पहले पढ़ाया नहीं जाता था एज कंपेयर टू लड़का। तो लड़की को पढ़ाया नहीं गया, उसकी शादी कम उम्र में कर दी और उसको घर के कामकाज ही सिखाए गए। हमें यही तो सिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो क्या होती है, घर के लिए बनी है, घर के कामकाज के लिए, और लड़का बाहर जाके कमाएगा। इसी तरीके से स्टोरी में दे रखा है। उस लड़की की शादी होती है, शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाते हैं तो ससुराल के बाद वो विडो हो जाती है, यानी कि जो उनका हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है। उसको ससुराल वाले उसको ठीक से नहीं रखते हैं। जो उसका भाई होता है वो शहर में अपने साथ ले आता है। जो लड़की है वो शहर की जो चकाचौंध है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनको देख के बहुत ही मतलब एक होता है ना हम लोगों को भी कि किसी नए शहर में पहुंचे जहां कुछ अलग सी चीजें देखते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है और एक बड़ा मतलब नर्वसनेस भी होती है। तो सेम ऐसे ही उसके साथ हुआ। तो इसी तरीके से उस चैप्टर की जो स्टोरी है उसका मोरल यही है कि जो हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ना कि इकोनॉमी की। आप समझ लो कि सिर्फ ये अगर ये अच्छा पैसा कमा रहा है तो ये डेवलप इंसान है, ऐसा नहीं है। इसी में हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आज कवर करेंगे। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, एक फ्रीडम है। किसकी, मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट, यानी कि अगर आप कंफर्ट हो, आप मॉडर्न हो तो आप क्या हो, डेवलप हो। ऐसा है क्या, मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल नहीं ना। क्यों नहीं है, वैसे हम लोगों का मानना भी तो यही है। जैसे हम अपने पर्सपेक्टिव देखें हमारे, या फिर अपने पूरे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव देखें, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यानी कि अगर यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, या फिर ब्रिटेन और जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी जो कंट्रीज है ये क्या है, मॉडर्न कंट्रीज है। तो हम इनको डेवलप मान लें। डेवलपमेंट के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन इन्हीं कुछ कंट्रीज ने मिलकर तय कर लिया है कि ये डेवलपमेंट है, इन्हीं को डेवलप कंट्रीज बोलेंगे। लेकिन हम इसमें ऐसा पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के। यानी कि अगर डेवलपमेंट इज अ फ्रीडम, मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट, बट दिस मे बी पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ये पार्शियल हो सकता है ना, कि डेवलपमेंट एक फ्रीडम है मॉडर्नाइजेशन का, ऐसा तो नहीं है। ये एक सिर्फ एक व्यू ऑफ पॉइंट है डेवलपमेंट का, यानी कि एक डेवलपमेंट का पार्ट है। पूरी डेवलपमेंट हम कह दें कि ह्यूमन का पूरा डेवलपमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलोनाइजेशन, मार्जिनाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पैरिटी शो द अदर फेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो ये चारों पॉइंट्स हैं, सोशली डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, ये सारी चीजें क्या है, ये एक अदर साइड है डेवलपमेंट का। अगर हम उस स्टेट को या फिर उस कंट्री को कैसे डेवलप कह दें जहां पे हेल्थ अच्छी नहीं है, जहां पे एजुकेशन अच्छा नहीं है, जहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि लोगों का मतलब लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसके बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, तो वो डेवलप नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से रीजनल डिस्पैरिटी, अगर कोई एक रीजन का पर्टिकुलर एक इंसान है तो उसको अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसके रीजनल यानी कि उसके एरिया के बेसिस पे, तो ये
क्या है, डेवलपमेंट नहीं है ह्यूमन का। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट। उसमें ये सारी चीजें भी होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, उसके जाति पे या फिर उसकी पैसों पे, और भी बहुत सारी चीजें, उसके रंग रूप, इन सब पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग इंडिया में देखते हैं ना, कास्ट के बेसिस पे, हमारे इंडिया में बहुत ही बड़ा फैक्टर है कास्ट, कास्टिज्म, यानी कि लोगों के दिमाग में रच बस गया है, घुस गया है कास्टिज्म। उसको, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसको हम डेवलपमेंट में इंक्लूड करेंगे नहीं जब तक हमारी सोसाइटी से कास्टिज्म नहीं हट सकता, यानी कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं उनके कास्ट के बेसिस पे, अगर हम उनके रीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे एजुकेशन अच्छे हैं, तो हम कहेंगे कि हम डेवलप्ड हैं। तो अगर हमने पहले क्या देखा, डेवलपमेंट इज अ फ्रीडम, हमने कहा कि डेवलपमेंट फ्रीडम है, मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट, तो आप डेवलप हो, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार्शल हो सकता है। क्यों पार्शल हो सकता है? क्योंकि ये भी सारी चीजें हैं, ये एक अलग फेस, शो द अदर फेस ऑफ डेवलपमेंट। थस फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रिवेशंस। ठीक है, यानी कि जो इंडिया के लिए डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि एक मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रिवेशंस। अब इससे होता क्या है, अगर हम बात करें, अगर जो गरीब तबके का लोग, जो वर्ग है, यानी कि जो गरीब वर्ग है, या फिर बहुत सालों से, कई पीढ़ियों से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना मिलना। अगर कोई पैसे वाला है, हम कहते हैं ना पैसे वाला और पैसे बन जाता है, जैसे कि अगर कोई बड़ा परिवार है, अगर उस परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो वो ऑटोमेटिक पैसे वाला बन गया, उसको अपने आप अपॉर्चुनिटी मिल गई, एजुकेशन की मिल गई, हेल्थ की मिल गई। वहीं जो दूसरा बच्चा है गरीब परिवार का, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है या फिर छोटी सी कॉलोनी में रहता है, उसको क्या है, उसको तो अभी मतलब मेहनत करनी है ना, वो अपॉर्चुनिटी तो मिल ही नहीं पाएगी ना, अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी ना, अच्छा हेल्थ मिल पाएगा। तो इसके कारण क्या है, वो बहुत सारी समाज की जो चीजें हैं, वो उसको फैसिलिटीज को नहीं यूज कर पाएगा, उससे हमेशा मतलब अलग ही रहेगा उसको। इसीलिए जो वो गरीब परिवार है, गरीब और गरीब होता रहेगा, अमीर और अमीर होता रहेगा। और यही हो रहा है करंट सोसाइटी में भी। आप लोग हमेशा देखते हो ना कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फैसिलिटीज यानी कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, और वो अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण हमारी जो सोसाइटी में डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज, कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, सोशल कैपेबिलिटीज, एनवायरमेंट कैपेबिलिटीज, पर्सनल कैपेबिलिटीज, यानी कि उनपे क्या इंपैक्ट पड़ता है और किसके कारण वो इंपैक्ट पड़ रहा है, वो हम जानते हैं कि सोशल कैपेबिलिटीज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कहीं आप लोगों ने डैम बना दिया, किसी एक गांव में कोई डैम बना दिया, बहुत बड़ा डैम बनाया गया, और वहां पे जो लोग गांव के रहते थे उनको शिफ्ट करके किसी और जगह पे या फिर छोटे से शहर में वो शिफ्ट हो गए, तो वहां पे क्या है, उनको डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो उनका सोशली जो एक वो होता है ना, गांव में जो लोग रहते हैं, तो इनकी एक पहचान होती है, वो तो गायब ही हो गई ना, क्योंकि वो तो जिस रीजन से थे उसको उठा पटक के आपने दूसरी जगह पटक दिया, तो उनकी जो पहचान है यानी या फिर उनका जो इनकम सोर्स होगा वहां पे, वो खत्म हो गया। अब उनको वो नया एक तरीके से पेड़ लगाना है और फिर से उसको सींचना है और फिर से उसका फल का वेट करना है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होती है अपने गरीब तबके के जो लोग हैं या फिर उनको। उसके बाद इन्वायरमेंट कैपेबिलिटीज ड्यू टू पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंट का भी सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वही लोग झेलते हैं, जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, यानी कि गरीब तबके के जो परिवार के जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी में जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या फिर रीजन के बेसिस पे, तो वो उन्हीं पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा। हम लोगों ने कोविड फेस किया है, कोविड में कब कोई ऐसा बताओ कि जो अमीर व्यक्ति था वो अपनी जगह छोड़ के कहीं गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो। गरीबी तो आप लोगों ने देखा होगा ना, गरीबी तो बेचारा बस में भर भर के अपने गांव पहुंचा, जैसे तैसे बसें बंद हो गई तो लटक के ट्रकों में पहुंचे। किस तरीके से गरीबी नहीं, तो गरीब ही तो एनवायरमेंट का जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है वो बेटा पैसे वालों को नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अमीर क्या करेगा, एक एसी की जगह 2 एसी लगा लेगा। लेकिन गरीब को ही तो वो गर्मी झेलनी है, तो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट का जो इंपैक्ट पड़ता है वो भी बेटा इन्हीं को पड़ता है। उसके बाद पर्सनल कैपेबिलिटीज, कुछ पर्सनल चीजें वो भी इन्हीं पे इंपैक्ट पड़ती हैं। कैसे? ड्यू टू डिजीजेस एंड एक्सीडेंट्स, बहुत सारे डिजीजेस हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी इन्हीं को ही झेलने पड़ते हैं।
तो हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हमने शुरुआत कहां से करी थी, हमने शुरुआत करी थी ह्यूमन डेवलपमेंट से। हमें ये जानना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसको कह रहे हैं, ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो हम किस, इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। तो हमने ये जाना कि डेवलपमेंट एक फ्रीडम प्रोसेस है, यानी कि डेवलपमेंट इज अ फ्रीडम, सॉरी डेवलपमेंट इज अ फ्रीडम, किसकी, मॉडर्नाइजेशन की, लेजर की, कंफर्ट की। लेकिन हमने इसमें पढ़ा कि नहीं, सिर्फ इसको हम फ्रीडम को ही डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो एक अलग फेस है डेवलपमेंट का, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने इंडियन पर्सपेक्टिव से जाना कि डेवलपमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं हमारे इंडिया में, और गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई है, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है जो उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो सोशल, एनवायरमेंट और पर्सनल। This in turn has adverse effects on their quality of life and human development। अब ये जो सारी चीजें हैं ये इन्हीं पे तो इफेक्ट करेंगी, ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इनके परिवारों पे और इनके बच्चों पर, यही तो इफेक्ट करेंगे। अब जो बच्चे कोविड में अपने, जो परिवार कोविड में अपना एक शहर छोड़ के, रोजगार छोड़ के गांव पहुंचा, तो किसको इफेक्ट हुआ बेटा, उसके परिवार को ही तो हुआ, उसके बच्चों को ही तो हुआ, उसके आने वाली पीढ़ी को ही तो हुआ, उनकी एजुकेशन छूटी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हुई। तो कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, तो हमें जो सीखनी भी है, और हमें कुछ ना कुछ एक रियलिटी चेक दिया है एक तरीके से, मैं ये मानता हूं। तो वही है कि जो गरीब तबके का लोग है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, इसलिए वो ये सारी चीजें फेस कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि जो एक वेस्टर्न व्यू है डेवलपमेंट का वो क्या है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, अब हम उसको जानते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं तब तक। तो हम लोग बात कर रहे थे जो वेस्टर्न व्यू है, यानी कि वेस्टर्न व्यू यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका व्यू क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके। तो मेजरली जो उनका व्यू है वो लोग ये है कि डेवलप, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो वो क्या कहता है, वो उन लोगों का कहना है कि वो लोग डेवलप्ड हैं, वो उस चीज को डेवलपमेंट मांगते हैं ह्यूमन का। लेकिन बहुत सारी चीजें तो निग्लेक्ट कर देते हैं वो, सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंस और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सब पे तो ध्यान ही नहीं देते। जो ये तीनों पॉइंट्स हैं इन तीनों को निग्लेक्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड करने के लिए। यानी कि दो कंट्रीज हैं, एक को ह्यूमन, एक को डेवलप मान रहे हैं, एक को डेवलपिंग मान रहे हैं। यानी कि डेवलप उसको मान रहे हैं जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़ी सर्विसेज हैं, उन सबको ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, वो एक व्यू पॉइंट है डेवलपमेंट का, लेकिन ये दूसरा व्यू पॉइंट है डेवलपमेंट का। जब तक सोसाइटी में इनजस्टिस रहेगा, सोसाइटी में रीजनल इम्बैलेंस रहेगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रहेगा, अगर इन्वायरमेंट को निग्लेक्ट करेंगे तो हम डेवलप कैसे कहलाएंगे अपने आप को। लेकिन उनका ये मानना है कि वो डेवलप्ड है, जो उनके बेसिस, वो जो उनके पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो ये सारी चीजें निग्लेक्ट करते हैं। और इसीलिए उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट बनाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, जो पूरे वर्ल्ड की जो कुछ कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं। तो ये बाय यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में, ये सन बेटा याद रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई किसके द्वारा, बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, कब, 1990s में। लेकिन ये रिपोर्ट आ गई, ठीक है, इनके जो पैरामीटर्स थे ठीक है, इन लोगों ने रैंकिंग दे दी, ठीक है, यहां तक अपनी बात खत्म होती है। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जो इंडिया की जो रैंक है अभी करंट में जो 134 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रैंक है, 134। ठीक है, हमने ये भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन हम लोगों का भी कुछ कहना है, क्या है हम लोगों का कुछ कहना है, यानी कि हम इंडिया का, डेवलपिंग कंट्रीज का, कि हमारे जो कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उनको भी तो देखो, उनको भी तो डेवलपमेंट में इंक्लूड करो। कैसे, यानी कि जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं लाइक कोलोनाइजेशन, इंपेरियलिज्म, इसकी वजह से भी तो हम मतलब हम डेवलप नहीं हो पाए ना भाई। अंग्रेज, हम कहते नहीं अंग्रेज, हम इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज आए और चुरा के ले गए। अब हमारे घर से चोरी करके ले जाओगे और खुद अपने आप को डेवलप कहोगे और हमें क्या कहोगे कि हम डेवलप नहीं है। तो ये भी तो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी तो ध्यान में रखो। दूसरा, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है, वो क्या है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम क्राइम, वॉर, टेररिज्म। वॉर, भाई हमने 2 से 3 वॉर लड़ी हैं, उनको भी तो देखो, उससे भी तो देश कितना पीछे चला जाता है। टेररिज्म, वो भी तो एक बड़ा इंपैक्ट डालता है डेवलपमेंट में, उसको भी तो इंक्लूड करो। और तीसरी चीज, पॉलिटिकल फैक्टर, यानी कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, क्या जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है या डिक्टेटरशिप है,
उसको भी तो देखो, वो भी सारी चीजें इंक्लूड करो भाई। ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट को रिपोर्ट को अगर तैयार कर रहे हो या किसी भी कंट्री को एक डेवलप का स्टेटस दे रहे हो तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने उनकी रैंकिंग मान ली कि हमारी जो उनके पैरामीटर्स हैं उनको मान लिए। उनके क्या पैरामीटर्स थे, हेल्थ, एजुकेशन और परचेसिंग पावर। ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट निकलती है उसमें ये लोग कंट्रीज को देखते हैं कि वहां की हेल्थ कैसी है, वहां की एजुकेशन कैसी है, वहां की परचेसिंग पावर कैसी है, यानी कि जीडीपी कैसी है। हमने इन तीनों को भी माना, लेकिन हमने क्या किया, हमने हमारी जो प्लानिंग कमीशन है, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, अब नीति आयोग कहते हैं उसको, उसमें क्या किया हमने पूरे इंडिया का एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला। जो नीति आयोग स्टेट, जो हर स्टेट अपना एक खुद का एक स्टेट, जो जितने अलग अलग स्टेट्स हैं खुद का एक स्टेट अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, जो कि नीति आयोग के द्वारा। ऑल्सो डिस्कस अदर इंडिकेटर्स, यानी कि हमने कुछ और इंडिकेटर्स को भी डिस्कस किया, लाइक इकोनॉमिक अटेनमेंट, जिसमें हमने स्टेट की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग उसको क्या किया, उसको देखा। उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, इलिटरेसी, यानी कि कौन सा स्टेट इन तीनों पैरामीटर से कितना आगे है, वहां पे हंगर की क्या मतलब भूखमरी कैसी है, पॉवर्टी गरीबी कैसी है, इलिटरेसी एजुकेशन की फैसिलिटीज कैसी है, ये सारे पैरामीटर्स हमने देखे। उसके बाद हेल्दी लाइफ, यानी कि वहां की लाइफ कैसी है, लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस, लॉन्ग लाइफ स्पेन, यानी कि जो लाइफ है वो बीमारियों से दूर है कि नहीं, और जो लोग हैं वो ज्यादा जी पा रहे हैं कि नहीं। ये हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे नीति आयोग ने हमने जो पैरामीटर्स निकाले। उसके बाद एसेसिबिलिटी और उसके बाद हाइजीन, ये कुछ जो 5 पॉइंट हैं हमने इंक्लूड करे। बात समझ आई ना कि वेस्टर्न का व्यू हमने जाना कि डेवलपमेंट का, उनका जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो व्यू है वो क्या है। उसके बाद हमने फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जाना कि यूएनडीपी द्वारा आई 1990s में, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी रैंक जानी इंडिया की, लेकिन हमने कहा कि भाई ये वाली चीजें भी तो देखो, हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखो, सोशल कल्चरल फैक्टर्स देखो, पॉलिटिकल फैक्टर्स दो, और फिर डिसाइड करो कि कौन डेवलप है कौन नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारी नीति आयोग ने क्या किया, यानी कि प्लानिंग कमीशन ने किया। जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी अब नीति आयोग हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, हमने अलग अलग स्टेट्स की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली। उसमें हमने ये कुछ 4-5 पैरामीटर्स फिर से इंक्लूड करे, यानी कि ऑल्सो डिस्कस अदर इंडिकेटर, जिसमें हमने इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, हेल्दी लाइफ, एसेसिबिलिटी और हाइजीन, ये कुछ 4-5 पैरामीटर्स को इंक्लूड किया और स्टेट्स को उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी। जिसमें हमने इकोनॉमिक अटेनमेंट में जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, हमारे बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमने जब ये सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए, ये कुछ पैरामीटर्स पढ़ लिया, अब हम जानते हैं कि कौन सा स्टेट की रैंकिंग के हिसाब से कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, उसको जानते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं तब तक। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमने इंडिया की जो रैंकिंग है, जो स्टेट्स हैं, उनको किस तरीके से पैरामीटर्स पे डिसाइड किया और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जाना। अब वो कुछ स्टेट्स देखते हैं, कौन से टॉप रैंकिंग स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कौन से जो बॉटम स्टेट्स हैं जो अभी भी बहुत सारी चीजों में कम है। अगर हम देखें, बात करें केरला, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये कुछ 4-5 स्टेट्स ऐसे हैं जो टॉप रैंकिंग है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के में, जो टॉप रैंकिंग में आते हैं। अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पे 100% लिटरेसी है, 100% लिटरेसी। इसी तरीके से पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये कुछ टॉप रैंकिंग वाले स्टेट्स हैं। अगर हम बात करें बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, ये कुछ 4-5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बॉटम में आते हैं, यानी कि सबसे नीचे आते हैं किसमें, रैंकिंग में। तो उनके कुछ रीजंस होंगे, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होंगे, कुछ सोशल रीजन होंगे, है ना, कुछ इकोनॉमिकल रीजंस हैं, तभी तो ये स्टेट्स हैं जो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं वो इतना अच्छा ग्रो कैसे कर रहे हैं, उनके कुछ अलग रीजंस हैं। तो ये होगी अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्टेट। ये हमें याद करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, ये एक और आपका टॉपिक है अपने बुक में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 1990s में, यानी कि 1990 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक इंडेक्स निकाला जिसे बोला गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके जो पैरामीटर्स थे वो डिसाइड हुए, लेकिन हमने बात करी थी ना कि जब हमारे इंडिया ने, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज ने भी बोला कि ये पैरामीटर्स ही नहीं होने चाहिए, कुछ
ऐसे पैरामीटर्स भी ऐड करो जो कि वैलिड लगे, किसी उन सब चीजों को भी नेग्लेक्ट मत करो। इसी को देखते हुए 1993 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कुछ ट्राई किया अमेंड सम ऑफ द इम्प्लिसिट बायसेस, यानी कि कुछ जो बायसेस हो रहे थे उसको अमेंड करने के लिए। कौन सी ईयर में? 1993 में। और उन्होंने क्या क्या चीजें ऐड करी? उन्होंने डेमोक्रेसी, एम्पावरमेंट और सिविल सोसाइटीज, ये तीनों जो वर्ड हैं इनको ऐड किया अपने पैरामीटर्स में, अपने इंडेक्स को निकालने के लिए। कौन से इंडेक्स को? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए। डेमोक्रेसी यानी कि जो स्टेट्स है उसका नेचर ऑफ स्टेट देखा जाएगा कि डेमोक्रेटिक है या फिर डिक्टेटरशिप है। एम्पावरमेंट देखा जाएगा और सिविल सोसाइटी इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया। बहुत सारी चीजें कही गई कि जो सिविल मतलब लोगों को डेवलपमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। हमें हमारे जो अपना डिफेंस है उस पर कम खर्चा करके हमें सोसाइटीज यानी कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन पे ज्यादातर खर्च करना चाहिए। तो इन सब चीजों में सिविल सोसाइटीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसी तरीके से आपने एक नाम सुना होगा अपना सोशियोलॉजी में, नियो माल्थुसियन और रेडिकल इकोलॉजिस्ट। इन्होंने पॉपुलेशन गैप की एक थ्योरी दी। वो क्या थी? कि जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगी। अब इसका मतलब क्या है? साफ है इसका मतलब, अगर मेरे पास 10 टॉफी है ना, अगर मेरे पास 10 टॉफी है और आप लोग कितने हो? 10 हो, तो सब में एक एक बढ़ जाएगी, तो वो आप लोग आराम से खा लोगे। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 10 ही टॉफी है और पॉपुलेशन कितनी है? 20 लोगों की, तो क्या होगा? वो टॉफीज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगी? इसी तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो अगर हम उन रिसोर्सेज का यूज करके अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उन रिसोर्सेज की जो लिमिटेशंस है यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके लिए पॉपुलेशन भी लिमिटेड ही होनी चाहिए। अगर हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा, मतलब आप तो सबको पॉपुलेशन पता होगा ना, हम लोग सेकंड रैंक पे आते हैं, चाइना फर्स्ट रैंक पे आता है और शायद जल्दी बीट कर जाएंगे चाइना को भी। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो बाकी रिसोर्सेज पे भी कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे अगर एग्रीकल्चर की बात हो या फिर सर्विसेज की बात हो, आप सरकारी नौकरियां देख लो ना, इतनी कम नौकरियां निकलती हैं और भरने वाले कितने लाखों में है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन अगर जितनी कम होगी उतनी डेवलपमेंट उस कंट्री की ज्यादा होगी। अगर हमने महात्मा गांधी, सभी ने अपना इनका नाम तो जरूर सुना होगा ना, इन्होंने भी सिविल सोसाइटीज के लेके यानी कि सोसाइटीज कैसे डेवलप हो कुछ 3 अप्रोचेस बताई थी। जो उनकी अप्रोचेस थी, एक तो अश्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल की उनकी अश्योरिटी हो, ट्रस्टशिप ऑफ सोशल वेल्थ और नॉन वायलेंस। ये जो तीनों इन्होंने अप्रोच बताई थी, ये बेटा रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी इंक्लूड हुई थी, जिसमें एजेंडा 21 जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये तीनों बातों को गौर किया गया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन को जाना, फिर ये जाना कि क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, वेस्टर्न का क्या व्यू है, डेवलप कंट्रीज का क्या व्यू है, डेवलपिंग कंट्रीज का क्या व्यू है। उसके बाद हमने इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में जाना, अपने इंडिया के बारे में कि हमने कैसे कुछ बताए उनको पैरामीटर्स कि भाई ये चीज भी इंक्लूड करो। उसके बाद हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने खुद इंडिया का निकाला जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा निकाला गया। हमने स्टेट्स को जाने कौन से टॉप रैंकिंग स्टेट्स हैं, कौन से बॉटम जो रैंकिंग स्टेट्स हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है, कौन से लिटरेसी में सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा कम कर रहे हैं। उसके बाद हमने यूएनडीपी को जाना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को जाना। इसी तरीके से हमने ये चैप्टर को इजीली समाप्त किया। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता दिया करो ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।